हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लिनिक। मैं हूं जॉर्ज और हम लोग ने लास्ट वीडियो तक पूरा चैप्टर यूनिट का तीनों यूनिट खत्म कर लिया था। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2। तो उसका सबसे पहला यूनिट क्या है? ओपनिंग ऑफ ए बैंक अकाउंट। चलो ये यूनिट शुरू करता है। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? व्हाट इज बैंक? A bank is a financial institution that accepts deposit from the public and creates credit. सबसे एकदम बेसिक टर्म्स में समझो कि बैंक क्या करता है। हम लोग से पैसा लेते हैं, कस्टमर से पैसा लेते हैं, उसको फिर क्या यूज करते हैं? उसका लोन, एज ए लोन वो मतलब क्रेडिट में दे देता है, लोगों को दे देता है फिर से। तो वो एज ए मीडिएटर बनता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे वो डिपॉजिट लेता है, जिसके पास पैसा का नीड होता है उसको वो लोन एज ए लोन दे देता है वो पैसा। बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट होता है एक फाइनेंशियल अकाउंट दैट इज मेंटेन्ड बाय ए बैंक फॉर ए कस्टमर। बैंक मेंटेन करता है एक कस्टमर के लिए। मान लो तुम्हारा एक बैंक में अकाउंट है, तो तुमने वो बैंक में अकाउंट खोल लिया। बैंक तुम्हारे बिहाफ में वो अपना अकाउंट मेंटेन करेगा, वो फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करेगा तुम्हारे बिहाफ में। एंड टू मैनेज देयर मनी सेफली, बैंक तुम्हारा मनी को सेफली मैनेज करेगा। इसमें बैंक का बाप कौन होता है, मेन रोल कौन प्ले करता है? वो है आरबीआई। द आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक एंड द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। मतलब सेंट्रल बैंक जो होता है, हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, वो तुम्हारा नेशनलाइज एक बैंक है, उसका नाम है। लेकिन जो हम लोग का इंडिया का सेंट्रल बैंक है, मेन बैंक जो है, सबका बैंक का भी बैंक है वो है हम लोग का आरबीआई। वही सब बैंक को रेगुलेट करता है। इट इश्यूज करेंसी इशू करता है। मैनेज फॉरेन एक्सचेंज, जो बाहर का करेंसी हम लोग का इंडिया में आता है वो सब भी मैनेज करता है। एंड सेट्स द रूल्स दैट ऑल बैंक मस्ट फॉलो। बैंक जो रूल्स सब फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होता है वो कौन बना के देता है? आरबीआई बना के देता है। फॉर इंस्टेंस द आरबीआई हैज मेड KYC, मतलब नो योर कस्टमर। ये तो तुमने सुना होगा कि तुम्हारा मम्मी पापा बोलते होंगे या तुम्हारे रिलेटिव बोलते होंगे कि KYC अपडेट करने जाना है बैंक में। बैंक ने फोन किया, KYC हम लोग को अपडेट नहीं है। तो वो KYC का मतलब क्या है? नो योर कस्टमर। ये वाला आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि तुमको KYC अपडेट करते रहना होगा। बैंक वालों को बोल दिया है अगर तुम खुद का अकाउंट का KYC मेंटेन नहीं करते तो तुम्हारा बैंक का अकाउंट फ्रीज भी कर सकता है। तो ये वाला स्लाइड में हम लोगों को क्या मालूम चला? बैंक क्या होता है? बैंक क्या होता है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है जो तुमसे पैसा लेता है, कस्टमर से पैसा डिपॉजिट लेता है, उसी को फिर दूसरे कस्टमर को जिसको लोन चाहिए होता है उन लोगों को एज ए क्रेडिट दे देता है। बैंक अकाउंट क्या होता है? एक फाइनेंशियल अकाउंट होता है जो तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा ही अकाउंट बैंक अपने साथ बनाता है और उसको मैनेज करता है। सबसे प्राइमरी तुम्हारा सबसे मेन सेंट्रल बैंक क्या है हम लोग का इंडिया का? वो है आरबीआई। वही क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है? वो करेंसी इशू करता है। जो हम लोग का नोट होता है वो आरबीआई इशू करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करते हैं, जो फॉरेन का करेंसी होता है। और जो बैंक सबको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है वो आरबीआई देता है। और आरबीआई सख्त निगरानी में रखता है बैंक सबको कि वो लोग कुछ भी घोटाला ना करे। फिर आता है बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है? बैंक और कस्टमर का दो रिलेशनशिप है। पहला है, तुमने जाके डिपॉजिट कर दिया अपना बैंक अकाउंट में पैसा, तो बैंक क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? एक तुम्हारा डेटर हो जाएगा। और तुम बैंक के लिए क्या बन जाओगे? एक क्रेडिटर। मतलब तुमने बैंक को पैसा दे दिया, बैंक को वो पैसा लौटाना होगा, तो तुम क्या बन जाओगे? बैंक के लिए एक क्रेडिटर। और बैंक बन जाएगा तुम्हारे लिए डेटर, मतलब तुमको पैसा देगा बैंक। सेकेंड सिनेरियो में क्या होता है? तुमने बैंक से गाड़ी खरीदने के लिए एक लोन ले लिया, तब तुमको बैंक पैसा दे रहा है, तुमको बैंक को लौटाना होगा, एज ए EMI हर महीने लौटाना होगा। तो तुम क्या बन जाओगे बैंक के लिए? एक तुम डेटर बन जाओगे। और बैंक क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए? एक क्रेडिटर बन जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना। तुम ये रिप्ले करके भी देख सकते हो, फिर याद रह जाएगा। तुम लिख के रख देना इसको, ये चीज को अच्छे से, नहीं तो मतलब कंफ्यूज हो जाते हो। MCQ में एकदम कंफ्यूजिंग तरीके से आ सकता है दोनों रिलेशनशिप। तो ये अच्छे से क्लियर रखना, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, कि कौन सा सिचुएशन में कौन क्रेडिटर होता है, कौन सा सिचुएशन में कौन डेटर होता है। फिर आता है हम लोग प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खोलने का प्रोसीजर क्या होता है? दो तरीके का प्रोसीजर होता है। तुम एक बैंक का ब्रांच में विजिट करके तुम खोल सकते हो, ऑफलाइन मेथड हो गया। दूसरा है तुम ऑनलाइन जाके बैंक का वेबसाइट में तुम अपना एक अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन तुम पूरा फुल फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगा तुमको अगर ऑनलाइन तुमने बैंक अकाउंट खोला है। तुमको KYC अपडेट करने के लिए तुमको बैंक का ब्रांच विजिट करना ही होगा, नियरेस्ट बैंक ब्रांच। तो इन पर्सन अगर तुमने ये बैंक अकाउंट खोला है तो क्या क्या चाहिए होगा? एक रिक्वेस्ट फॉर्म देगा वो लोग,
वो तुमको फिलअप करना होगा। उसमें ही तुम्हारा केवाईसी होगा कि मतलब क्या क्या केवाईसी फॉर्म भी हो जाएगा, उसमें तुम्हारा इन्फॉर्मेशन देना होगा, एड्रेस वगैरह ये सब, पान कार्ड वगैरह ये सब देना होगा। फिर उसको तुमको डिटेल को फिल करना है, फिर अपने आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के साथ तुमको बैंक में सबमिट करना है। इनिशियल डिपॉजिट एक तुमको लमसम अमाउंट देना होगा 1000 और 2000 रुपीज। उसके बाद तुम्हारा बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। वंस वेरीफाइड, वो लोग वेरीफाई करेगा तुम्हारा बैंक अकाउंट, फिर तुमको एक पासबुक दे देगा। और अगर तुमने अप्लाई किया है चेकबुक फैसिलिटी, तो तुमको चेकबुक भी मिल जाएगा। और अगर तुमने डेबिट कार्ड का भी अप्लाई कर दिया तो डेबिट कार्ड भी तुमको मिल जाएगा। जो जो तुमने ऑप्शन अप्लाई किया है सब मिल जाएगा तुमको। फिर हो गया ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड में क्या आता है, वाया वेबसाइट। इसमें तुमको अकाउंट का कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट खोलना है तुमको वो सिलेक्ट करना है। कौन सा टाइप, हम लोग अकाउंट का टाइप्स में आएंगे। फिर तुमको क्या करना है, उसमें फॉर्म देगा, डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म देगा, उसको फिलअप करना है। उसके बाद तुमको क्या करना है, अपना केवाईसी वेरीफाई करने के लिए ब्रांच विजिट करना है। ऑनलाइन होने से भी तुमको एक बार ब्रांच विजिट करना ही होगा। वंस वेरिफिकेशन, तुम्हारा कंप्लीट अकाउंट क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा और तुमको कंप्लीट अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का केवाईसी, नो योर कस्टमर। इसमें क्या होता है कि केवाईसी मतलब क्या है, केवाईसी एक मैंडेटरी प्रोसीजर है बाय व्हिच बैंक ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ देयर कस्टमर। तुम्हारा क्या आइडेंटिटी है, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है, वो सब बैंक इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। और तुम्हारा एड्रेस प्रूफ भी देखता है, जैसे हो गया तुम्हारा आधार हो गया, ये सब हो गया, ये सब ले लेता है। दिस हेल्प्स टू एंश्योर दैट बैंक सर्विसेज आर नॉट मिसयूज्ड। मतलब कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है, मतलब फ्रॉड करने से रोकने के लिए ये सब केवाईसी अपडेट करते रहना होगा बैंक को। फॉर दिस पर्पज एक कस्टमर हैज टू सबमिट, क्या क्या सबमिट करना होगा एकदम ध्यान में रखना, ये सब क्वेश्चन आता है। लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ देना है तुमको, एड्रेस प्रूफ देना है, साथ में एक तुम्हारा हीरो जैसा फोटो देना है, ये इंपॉर्टेंट है। एड्रेस प्रूफ में तुम्हारा आधार वगैरह ये सब आ जाएगा। तुमको पैन कार्ड तो जमा करना ही होगा, बिना पैन कार्ड के तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलेगा ही नहीं। फिर आते हैं हम लोग का 2-3 स्पेशल अकाउंट, जिसमें तुम्हारा हो गया माइनर का अकाउंट। माइनर का अकाउंट तुम्हारा, यस, माइनर बैंक अकाउंट खोल सकता है। माइनर मतलब बिलो 18। ए बैंक अकाउंट कैन बी ओपन फॉर ए पर्सन बिलो 18। एक तुम्हारा 10 ईयर्स के बिलो, मतलब 10 ईयर्स से भी छोटा बच्चा का भी अकाउंट हो सकता है। और अबव 10 ईयर्स मतलब 18 से नीचे 10 से ज्यादा। बिलो 10 ईयर्स में क्या होगा, तुम्हारा पेरेंट्स को या तुम्हारा गार्जियन लोग, लीगल गार्जियन जो है तुम्हारा, उनको ऑपरेट करना होगा तुम्हारा अकाउंट, उन्हीं को खोलना होगा तुम्हारा अकाउंट बिलो 10 ईयर्स होने से। और अबव 10 ईयर्स होने से और बिलो 18 ईयर्स मतलब तुम लोग जो कैटेगरी में अभी फॉल कर रहे हो, तब तुम अपना माइनर अकाउंट खोल सकते हो एंड खुद ऑपरेट भी कर सकते हो इंडिपेंडेंटली विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांजेक्शन। मतलब ट्रांजेक्शन का लिमिट हो जाएगा कुछ, तुम्हारा ये कितना तुम डिपॉजिट कर सकते हो उसका भी लिमिट हो जाएगा। मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट दे देगा बैंक, सेट ऑफ लिमिट या रेस्ट्रिक्शन दे देता है वो माइनर अकाउंट पे। जब तुम मैच्योर हो जाते हो, 18 प्लस हो जाता हो, तुम्हारा ऑटोमेटिकली या तुम बैंक में एक बार विजिट करने से तुम्हारा वो अकाउंट नॉर्मल मैच्योर्ड अकाउंट बना देगा वो लोग। फिर अपने एन इलिटरेट पर्सन, जिसको लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता है, उसका भी अकाउंट खोल सकता है। एन इलिटरेट पर्सन कैन ओपन ए बैंक अकाउंट इंस्टीड ऑफ ए सिग्नेचर। क्या यूज होता है, उनको तो लिखना नहीं आता है, उनको क्या होगा, देयर थंब इम्प्रेशन इज टेकन। और साथ ही साथ उनका क्या होगा, एक रीसेंट फोटोग्राफ लेगा। एन इंट्रोड्यूसर हु इज एन एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द पर्सन्स आइडेंटिटी। जो इलिटरेट पर्सन होता है उन लोग को एक रेफरेंस देना होता है, मतलब किसी को रेफरेंस दे के उस इंसान को लेके आना होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसने रेफरेंस दे दिया कि ये मेरा जान पहचान वाला बंदा है, तो इसका इधर बैंक अकाउंट खोल दीजिए। जो तुमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया ना, तो तुमको क्या हो, मतलब तुमको क्या टैग मिल जाएगा, इंट्रोड्यूसर का टैग मिल जाएगा। तो इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट एंड अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स और डिपॉजिट का तुम्हारा अलग अलग तरीके का टाइप होता है। पहला हो गया तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट। दूसरा क्या आता है हम लोग का, टाइम डिपॉजिट। ये दोनों ही मेन टाइम, मतलब ये दोनों ही तुम्हारा मेन कैटेगरी रहता है। एक हो गया तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट, दूसरा हो गया हम लोग का टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, देखो, दीज आर डिपॉजिट्स दैट कैन बी विथड्रॉन बाय ए कस्टमर एट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस टू द बैंक। मतलब तुमने बैंक एक अकाउंट खोला है, डिमांड डिपॉजिट का भी अलग अलग टाइप रहता है। उसमें से तुमने एक अकाउंट खोल लिया है, तो इसमें तुमने पैसा डिपॉजिट कर दिया,
तुम जब भी चाहते हो, जब भी बैंक को बोलते हो कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे इधर ट्रांजैक्शन करना है, तो बैंक को देना ही होगा। बैंक कुछ भी रोक नहीं लगा सकता है उसमें। तो उसमें डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या टाइप आता है, एक हो गया सेविंग्स अकाउंट, जो हम लोग का सबसे बेसिक अकाउंट है, जो हम लोग के सबके पास ही रहता है, जो बैंक अकाउंट रहता है वो पहले हम लोग का सेविंग्स अकाउंट ही रहता है। ये सबसे मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ बैंक अकाउंट है, मेंट टू एनकरेज द सेविंग्स हैबिट ऑफ पीपल। हम लोग का सेविंग्स हैबिट एनकरेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये वाला टाइप ऑफ अकाउंट है। मतलब ये हर इंसान के पास मेनली सेविंग्स अकाउंट ही रहता है। इट इज मेनली यूज फॉर पर्सनल सेविंग के लिए यूज होता है। अर्न ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कि तुमने अपना पैसा जमा किया है, उधर तुम्हारा पैसा तो सेफ रहेगा बैंक के पास, साथ ही साथ तुमको एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा उसी पैसे में। देयर आर यूजुअली रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल्स। विड्रॉल्स में तुम्हारा ट्रांजेक्शन में थोड़ा कभी कभी लिमिट रख देता है सेविंग्स अकाउंट में, क्योंकि तुम बिजनेस नहीं कर सकते उसमें। बिजनेस में तुम्हारा ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकता है, लेकिन तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट पर्सनल यूज के लिए तुम इतना ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते ना, क्योंकि बैंक का भी खर्चा आ जाता है। पर ट्रांजेक्शन में बैंक को पेपर वर्क करना होता है, ये सब करना होता है, तो उसमें बैंक का भी खर्चा आता है, तो उसमें थोड़ा लिमिट लगा देता है। क्या क्या फीचर हो सकता है तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट में? पहला पर्पस क्या है, स्मॉल सेवर्स को एनकरेज करने के लिए, वो हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया था। इंटरेस्ट, मॉडरेट इंटरेस्ट, मतलब 3.5 या 3% तुम्हारा इंटरेस्ट देता है पर एनम सेविंग्स अकाउंट में। विड्रॉल, देयर आर यूजुअली रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल। विड्रॉल में तुम्हारा थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है। क्या क्या फैसिलिटी मिल सकता है सेविंग्स अकाउंट में? एटीएम कार्ड मिल जाएगा तुमको, चेकबुक मिल जाएगा, नेट बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगा, जो हम लोग यूपीआई वगैरह वो सब करते हैं, वो सब भी हम लोग को फैसिलिटी मिल जाता है सेविंग्स अकाउंट में। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट जो है करंट अकाउंट, जो मेनली बिजनेसमैन सब यूज करते हैं बिजनेस के लिए। दिस अकाउंट इज जनरली ओपन बाय बिजनेस पीपल फॉर देयर डेली ट्रांजेक्शन। बिजनेस में हर दिन ट्रांजेक्शन चलता रहता है ना, तो इट ऑफर्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी विथ नो लिमिट्स ऑन द ट्रांजेक्शन। तो इसमें तुम्हारा कुछ भी लिमिट नहीं रहता, जितना ट्रांजेक्शन करो, लाख लाख ट्रांजेक्शन कर दो एक दिन में, कुछ भी तुम्हारा लिमिट नहीं रहता है। एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग को सेविंग्स अकाउंट में 3% या 3.5% इंटरेस्ट मिलता था पर एनम, लेकिन तुम्हारे करंट अकाउंट में 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं देता है। इंस्टीड दे में चार्ज सर्विस फीस। करंट अकाउंट चलाने के लिए उल्टा बैंक तुमसे चार्ज ले सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर ज्यादा बढ़ते जाएगा, बैंक का भी खर्चा आ जाएगा, तो बैंक का फायदा क्या होगा इसमें? तो बैंक तुमसे चार्ज लेने लगता है। कुछ दो प्रिविलेज, मतलब कुछ दो फैसिलिटी जो तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट सब में नहीं मिलता, जो करंट अकाउंट में मिलता है। उसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है करंट अकाउंट का, क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये सबसे ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या है? जिससे एक अकाउंट होल्डर, मान लो तुमने एक अपना करंट अकाउंट खोला है, तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है उसमें, और तुमको पे करना है 2 लाख रुपीज, किसी को अर्जेंट पे करना है तुमको, तो तुम लोन के लिए तुम्हारा प्रोसीजर लंबा हो जाता है। लेकिन करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी रहता है कि बिजनेसमैन सबको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट दे देता है कि तुम इतना बैलेंस हम लोग से डायरेक्ट ओवरड्राफ्ट में ले सकते हो। मतलब तुम्हारा अकाउंट बैलेंस 1 लाख है और तुम्हारे पास ओवरड्राफ्ट का 1 लाख रुपीज है, मतलब तुम 1 लाख रुपए तो दे सकते हो। तुम्हारा जो करंट अकाउंट में पैसा है, तुम्हारा पैसा है, वो तो 1 लाख रुपया दे दिया, और बैंक से तुम डायरेक्ट 1 लाख रुपया बिना कुछ फॉर्मेलिटीज के, बिना कुछ पेपर वर्क के डायरेक्ट 1 लाख रुपया दे सकते हो, क्योंकि वो बैंक ने तुमको लिमिट दे दिया कि 1 लाख रुपया तक तुम हम लोग से ले सकते हो बिना कुछ क्वेश्चन पूछे। तो वो क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी allows an account holder to withdraw more money than they have in their account to a certain limit। एक लिमिट दे देता है, सब बिजनेसमैन के लिए अलग अलग लिमिट रहता है। जो ज्यादा अच्छा क्रेडिट, मतलब क्रेडिट वर्दी है, उसको ज्यादा लिमिट देता है कि 5 लाख रुपया तक वो ओवरड्राफ्ट दे देता है, तो उस मनी को वो यूज कर सकते हैं। उसमें भी इंटरेस्ट लगता है, हाँ, ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट लगता है। फिर आ गया हम लोग का कलेक्शन ऑफ चेक। ये तो सेविंग्स अकाउंट में भी रहता है, मतलब चेक तुमने किसी से लिया है, तुमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक तुम्हारा जिस बैंक से तुमको चेक मिला है, उस बैंक में जाके उससे पैसा लेके तुम्हारा अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, हो गया कलेक्शन ऑफ चेक। फिर अगर ट्रांसफर ऑफ मनी, ये तो सबसे मतलब बेसिक चीज है एक अकाउंट का, कि तुम पैसा ट्रांसफर कर सकते हो इस अकाउंट से उस अकाउंट में, किसी और को दे सकते हो। फिर रेंडरिंग एजेंसी एंड जनरल यूटिलिटी सर्विस। रेंडरिंग एजेंसी मतलब बैंक तुम्हारे बिहार में कुछ कुछ काम करता रहता है, जैसे तुम्हारा ये किसी से बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब तुमको नहीं मिला है सर, नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। तो वो सब बैंक तुम्हारे बिहार में काम कुछ करता रहता है, सर्विस देता है, वो सब तुम्हारा कुछ करंट अकाउंट में ज्यादा फैसिलिटी मिलता है सेविंग्स अकाउंट के
सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में। फिर आ गया फीचर्स। पर्पस क्या है इसका? स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बिजनेसमैन एंड कंपनीज फॉर डेली हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन। मेन पर्पस ही है करंट अकाउंट बनाने का कि बिजनेसमैन है, ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो ये टाइप ऑफ अकाउंट चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए। इंटरेस्ट क्या है? जनरली कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उल्टा सर्विस चार्ज लगता है। विड्रॉल में कुछ भी लिमिट नहीं है, जितना भी तुम विड्रॉल करो, जितना भी तुम डिपॉजिट करो डेली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवरड्राफ्ट जो हम लोग ने बोला था, अलाउ द अकाउंट होल्डर टू विड्रॉ मोर मनी देन इन अवेलेबल अकाउंट। तो जितना भी तुम्हारे पास अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा तुम यूज कर सकते हो, मतलब पे कर सकते हो किसी को या उससे निकाल सकते हो। फिर आता है टाइम डिपॉजिट, और जिसको बोलते हैं हम लोग टर्म डिपॉजिट। These are deposits made for a fixed period, cannot be withdrawn before the maturity date without a penalty. उसमें क्या था? करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में तुम जब भी मन करे तुम उससे पैसा निकाल सकते हो। टाइम डिपॉजिट में क्या है? एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रहता है कि इतना टाइम तक तुम पैसा नहीं निकाल सकते। अगर निकालना है तुमको एक पेनल्टी देना होगा, मतलब एक पैसा तुमको एज ए पेनल्टी पे करना होगा बैंक को, तभी बैंक तुमको पैसा रिटर्न कर देगा। इसमें तुम्हारा एक आ गया रेकरिंग डिपॉजिट या आरडी अकाउंट, जिसमें क्या होता है हर महीने तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट से एक अमाउंट, जैसे 500 हो गया, 1000 हो गया, वैसा एक अकाउंट अलग आरडी अकाउंट रहता है। तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट से पैसा मंथली 500 या 1000 जो तुमने सेट करके दिया है, बैंक को लिख के दिया है कि मेरे अकाउंट से हर महीने 500, 1000, 5000 जितना भी हो उतना उस अकाउंट में डाल देना। वो तुम्हारा डिपॉजिट टाइप का अकाउंट हो गया, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट लगते जाएगा। इसमें तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट में क्या था? 3 to 3.5% इंटरेस्ट था। आरडी में तुम्हारा 7 to 7.5% तक इंटरेस्ट मिल जाता है। और आरडी में तुम क्या होता है कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए तुमने आरडी बना के रख दिया है, तुम्हारा हर महीने 500, 1000 रुपया उसमें जमा होते रहेगा, उसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। वो तुम 5 साल से पहले खोल नहीं सकते, मतलब उससे पैसा निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर तुमको निकालना है, जरूरत है तुमको निकालने के लिए, तो तुमको एक पेनल्टी पे करना होगा। इट इज डिजाइन टू इनकलकेट ए रेगुलर हैबिट ऑफ सेविंग्स। द पीरियड कैन रेंज फ्रॉम 6 months to 10 years। 6 month से 10 साल तक तुम आरडी खोल सकते हो। मतलब तुमको एक टाइम फिक्स करके देना होगा बैंक को कि मैं 6 महीने के लिए आरडी करना चाहता हूँ, तो तुम्हारा हर एक महीने में तुम्हारा पैसा सेविंग से उधर जाता रहेगा और तुमको क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 6 महीने बाद तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम और आरडी को बढ़ाते जाओ, और तुम नया करके टर्म लगा दे कि और 6 महीने मुझे करना है, या तो तुम कर सकते हो कि तुमने पैसा उससे निकाल लिया, आरडी से निकाल लिया। डिपॉजिट मेथड, ए फिक्स स्मॉल अमाउंट इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ। एक स्मॉल अमाउंट जैसे 500, 1000 जो बोला था, वो तुम्हारा एक डिपॉजिट अमाउंट रहता है जो तुमको फिक्स करना पड़ता है कि इतना इतना मंथ में एक बार तुमको उस अकाउंट में डालना है, बैंक को बोल देना है, बैंक काट के ले जाएगा। पर्पस क्या है? यूजर फॉर रेगुलर वेज अर्नर, जिसको रेगुलर मतलब महीने में या तुम्हारा हफ्ता 10 दिन में पैसा रेगुलर मिलता रहता है, उन लोग के लिए ये अकाउंट ज़्यादा सुइटेबल है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट हायर देन सेविंग्स बोला था, सिमिलर टू एफडी के जैसा ही तुमको मिलेगा। एफडी का हम लोग आएंगे नेक्स्ट। मतलब इसमें 3.5% मिलेगा सेविंग्स में, तो उसमें कितना मिलेगा? 7 to 7.5। मैच्योरिटी क्या रहता है? द टोटल अमाउंट इज पेड इन द बैक paid back at the end of the specified period 6 months to 10 years। 6 महीने से 10 साल तक तुमने जो भी मतलब ड्यूरेशन चूज किया है, उसमें तुमको क्या मिल जाएगा? डिपॉजिट तुमने जो 500 करके दिया था वो सब तो मिल ही जाएगा। उसके साथ तुम्हारा उसमें कितना इंटरेस्ट मिला है वो भी मिल जाएगा तुम्हें ऐसा। फिर आते हैं हम लोग फिक्स अकाउंट या तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है एफडी अकाउंट। इसमें क्या होता है कि तुम एक ही बारी में लमसम अमाउंट, मतलब 1-2 लाख रुपया तुमने एक एफडी कर दिया, तुमने उसमें जमा कर दिया एफडी अकाउंट में, उसमें तुमको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, उसी में इंटरेस्ट एड ऑन होता जाएगा। मान लो तुमने 1 लाख रुपीस का एफडी कर दिया, इसमें तुमको हर साल 7% मिलता जाएगा, तो पहला साल तुमको 7000 रुपीज इंटरेस्ट मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट साल किस में इंटरेस्ट लगेगा बोलो? नेक्स्ट साल तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट लगेगा, इसका 7% होगा, इसका 7% होगा, जो ऐड होगा कुछ 7500 या कितना होगा,
तो नेक्स्ट साल उसके नेक्स्ट में क्या मिल जाएगा, किसमें मिल जाएगा 1,14,500, इसमें तुम्हारा 7% मिलेगा। तो ऐसे कंपाउंड होते जाएगा एफडी में, समझे। इसका फीचर समझ लेते हैं क्या क्या है। डिपॉजिट मेथड, वन टाइम लम्प सम अमाउंट इज डिपॉजिटेड, ये तो पता चल गया है, एक ही टाइम में एक ही बारी में तुमको पूरा जितना पैसा है तुम्हारा, जितना तुमको सेव करना है उतना तुमको सेव करना है। टेन्योर कितना है, 7 डेज से लेके 10 साल तक तुमको फिर एफडी करना है। तुमको बोल देना होगा कि मेरा एफडी 5 साल के लिए कर दीजिए, 5 साल में बाद हम मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद मुझे पैसा मिल जाएगा। ऑप्शन रहेगा कि तुम और 5 साल एक्सटेंड कर सकोगे। इंटरेस्ट क्या होता है, ऑफर द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अमंग ऑल अकाउंट टाइप्स, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट एफडी में मिलता है। लिक्विडिटी क्या रहता है, मनी इज लॉक्ड अंटिल मैच्योरिटी, मैच्योर होने तक लिक्विडिटी, मनी का लिक्विडिटी रहता, मनी लॉक्ड इन पीरियड में रहता है, तब तुम पैसा निकाल नहीं सकते। प्री मैच्योर विड्रॉल इज अलाउड, लेकिन उसमें क्या होगा, पेनल्टी होगा, वो मैंने बोल ही दिया था। और अदर टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड अकाउंट रहता है, 2-3 अकाउंट और पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, BSBDA, जिसका है फुल फॉर्म बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये मेनली रूरल एरिया में पुअर सेक्शन को देता है, जिसमें तुम्हारा नो फ्रिल्स अकाउंट भी बोलते हैं इसको, नो फ्रिल्स अकाउंट, ये सब MCQ में आता है, एकदम ध्यान रखना। These were introduced to basic banking facility to poorer section, जिसके पास हम लोग का बैंक अकाउंट में क्या रहता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जैसे तुम्हारा हो गया 1,000 रुपीज, कि इससे नीचे जाने से तुमको पेनल्टी लगेगा, एक चार्ज लगेगा। तो 1,000 रुपीज भी किसी के पास नहीं रहता है पुअर सेक्शन में, मतलब रूरल एरिया में, तो वो लोग क्या करते हैं 10-20 रुपया वैसा ही रहता है उन लोग के अकाउंट में, जब पैसा मिलता है वो लोग फिर निकाल लेता है। तो ये क्या हो गया, उन लोग को तुम्हारा मिनिमम बैलेंस भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, मतलब मिनिमम बैलेंस भी रिक्वायर्ड नहीं रहता है ये अकाउंट में, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBDA। तो ये मेनली रूरल सेक्शन में या पुअर सेक्शन को देता है, जिसको तुम्हारा क्या रहता है, नो मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड, और उन लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी भी मिल जाता है। फिर अगर डीमेट अकाउंट, ये थोड़ा बैंक अकाउंट से थोड़ा अलग है। तुमने शेयर मार्केट तो सुना होगा, शेयर्स, तो शेयर्स क्या होता है, हम लोग का डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रहता है। डीमेटेरियलाइज्ड मतलब शेयर पहले हम लोग का पेपर में मिलता था, शेयर वारंट क्या हो गया, शेयर सर्टिफिकेट हो गया, ये सब में मिलता था 90s के ज़माने में। अभी हम लोग का क्या होता है, हम लोग का डीमेट अकाउंट नाम का एक अकाउंट रहता है, जिसमें हम लोग का शेयर जमा हुआ रहता है। हम लोग को पेपर में नहीं मिलता है, हम लोग को ऑनलाइन ही हम लोग को बैलेंस दिखाई देता है कि ये इतना शेयर है, रिलायंस का शेयर है, टाटा का शेयर है, ये सब तुम्हारा शेयर कितना कितना है, क्या क्या है, वो तुमको वो अकाउंट में मिलता है दिखाई। तो वो अकाउंट भी एक तुम्हारा बैंक सब भी तुम्हारा वैसा एक डीमेट अकाउंट खोल के दे सकता है, नहीं तो अलग अलग तुम्हारा ब्रोकर रहता है, वो लोग भी डीमेट अकाउंट खोल के देते हैं। जो तुम्हारा बैंक अकाउंट खोल के देता है उसको भी डीमेट बोलते हैं, जो तुम्हारा ब्रोकर खोल के देता है उसको भी डीमेट बोलते हैं। डीमेट मतलब है डीमेटेरियलाइज्ड। डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट क्या करता है, होल्ड्स शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट सिमिलर टू हाउ बैंक अकाउंट होल्ड्स मनी। बैंक जैसे तुम्हारा पैसा जमा करके रखता है, सेम डीमेट अकाउंट तुम्हारा शेयर्स जमा करके रखता है। लास्ट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट जो है और NRO अकाउंट, जो ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, तुमने मान लो तुमको ग्रेजुएशन के बाद बाहर जॉब मिल गया, तुम्हारा एक अकाउंट था, अकाउंट तुम्हारा इधर बैंक अकाउंट था, तो तुमको बाहर जॉब मिल गया, USA में जॉब मिल गया, तुम USA चले जाते हो, तब तुम्हारा इंडिया वाला अकाउंट तो रह जाएगा। इंडिया वाला अकाउंट तुम्हारा क्या टैग हो जाएगा, उसमें क्या टैग आ जाएगा, NRO अकाउंट। सेविंग्स और करंट और FD और रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ इंडियन नेशनल, जो क्या किया है, लेफ्ट इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चला गया है और वो बाहर ही रहता है, इंडिया के बाहर रहता है, तो उन लोग का अकाउंट क्या बन जाएगा तब, ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, NRO अकाउंट। फिर आते हैं हम लोग का मॉडर्न बैंकिंग सर्विस। क्या क्या बैंकिंग नया सर्विस मिला है हम लोग को। पहला है बैंक नाउ ऑफर्स मेनी डिजिटल सर्विस। सबसे पहला है ATM तो बहुत पुराना हो गया अभी। ATM मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें क्या होता है 24/7 तुम बैंक तो 24/7 खुला हुआ नहीं रहता है, तुमको अगर पैसा चाहिए तुम कहाँ से निकालोगे, ATM जाके तुम कार्ड से विदाउट एनी प्रॉब्लम निकाल सकते हो। आजकल कार्ड क्या UPI से भी तुम्हारा ATM से पैसा निकल जाता है। कस्टमर टू विदड्रॉ कैश
चेक बैलेंस एंड परफॉर्म अदर ट्रांजेक्शन। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर भी तुम एटीएम से कर सकते हो, तुम बैलेंस चेक कर सकते हो, अपना मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। एटीएम में बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है आजकल। फिर हो गया नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, ये तो सब लोग यूज करते रहते हैं। अलाउज द कस्टमर टू एक्सेस देयर अकाउंट, ट्रांसफर फंड एंड पे बिल्स ऑनलाइन यूजिंग ए कंप्यूटर और स्मार्टफोन। नेट बैंकिंग के द्वारा तुम क्या क्या कर सकते हो, अपना ट्रांजैक्शन का जितना भी स्टेटमेंट है वो निकाल सकते हो, किसी को तुम ये फंड ट्रांसफर कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, अपना अकाउंट में क्या क्या कहाँ से पैसा है, कहाँ से गया, या बिल्स पे करने, सब तुम ये नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो। लास्ट टॉपिक, फंड ट्रांसफर सिस्टम। क्या क्या फंड ट्रांसफर का सिस्टम है हम लोग का इंडिया में अभी? पहला है एनईएफटी, दूसरा है आरटीजीएस, फिर है आईएमपीएस, फिर है यूपीआई, जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं यूपीआई। एनईएफटी भी बहुत यूज होता है, लेकिन हम लोग के डेली यूज में एनईएफटी वगैरह ये सब इतना काम में नहीं आता है। हम लोग का क्या काम में आता है? यूपीआई, गूगल पे कर देते हैं, फोन पे कर देते हैं, वो सब हो गया तुम्हारा यूपीआई। एनईएफटी में क्या होता है, तुमको अगर फंड ट्रांसफर करना है एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में, या किसी तुम्हारे दोस्त को बाहर भेजना है पैसा और ज्यादा पैसा है तुम्हारा, यूपीआई में तो तुम्हारा पर डे लिमिट है 1 लाख रुपीज, एनईएफटी में तुम्हारा वैसा कुछ भी लिमिट नहीं है। लेकिन यूपीआई एनईएफटी में क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हारा आवरली बेसिस में ये ट्रांजैक्शन होता है। तुमने अभी एनईएफटी बैंक में जाके कर दिया, अभी तुमको डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा, इमीडिएटली नहीं मिलेगा, 1 घंटा टाइम लगेगा, तब जाके तुम्हारा एनईएफटी सेटल होगा और तुम्हारे दोस्त का या जिसको भी तुमको पैसा ट्रांसफर करना है उसके पास मिल जाएगा। तो एनईएफटी में कभी कभी चार्जेस भी लगता है, 20 रुपीज से कितना चार्जेस लगता है। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर आ गया आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम से क्या लग रहा है? रियल टाइम, मतलब अभी तुमने पैसा दे दिया अभी तुमको मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, तुम्हारा एक मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपीज है, शायद गूगल करके देख लेना। मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपीज, तुमको 2 लाख रुपीज से अगर ज्यादा है तब तुमको आरटीजीएस का फैसिलिटी करने को मतलब ऑप्शन मिल जाता है। आरटीजीएस क्या होता है? तुम्हारा इंस्टेंटली सेटल हो जाता है, तुमने पैसा दे दिया फटाक से मिल जाएगा दूसरे बंदे को जिसको तुमने पैसा दिया। आईएमपीएस तुम्हारा थोड़ा और मॉडिफाइड वर्जन है, तुम घर बैठे बैठे आईएमपीएस कर सकते हो। आरटीजीएस करने के लिए तुमको ये बैंक जाना होगा। आईएमपीएस तुम्हारा 24/7 तुमने नेट में अपना बैंक का वेबसाइट में जाके तुम्हारा अपना अकाउंट जो तुम्हारा लॉगिन क्रेडेंशियल्स देके तुमने खोल लिया, उसके बाद डायरेक्ट तुम आईएमपीएस कर सकते हो वाया मोबाइल, या तो तुम लैपटॉप में बैठे हो तो लैपटॉप से कर सकते हो। आईएमपीएस हो गया इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, सॉरी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। लास्ट में आ गया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, an instant real time payment system that allows user to transfer money between bank account using a mobile app, जैसे गूगल पे, भीम यूपीआई, ये सब ऐप के द्वारा तुम यूपीआई के मदद से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसमें हम लोग का मेन क्या आ जाता है? क्यूआर जो स्कैनर होता है, क्यूआर स्कैनर, उससे हम लोग का ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है। ये होगा हम लोग का ओपनिंग ए बैंक अकाउंट वाला चैप्टर। अगर तुमको 1-on-1 क्लास चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करो, ये वाले नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। अगर ये दोनों में ऑप्शन नहीं मिला तो ईमेल कर सकते हो मुझे। चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलता है सेकेंड यूनिट के साथ चैप्टर 1 का। बाय बाय।